Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum. यानी जो हमने लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट लिया था उसमें हम आगे थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और उसमें हमने गाइडलाइंस भी पढ़ी थी कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हमने उसमें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की संरचना क्या है। हर भाषा, जैसा कि हमने देखा है कि मोस्टली हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, अदर लैंग्वेजेस तो छोड़ दीजिए। पहले जो हम डेली यूज में इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं या सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कहीं भी, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हिंदी में आप ले लीजिए, हिंदी की हिंदी ग्रामर अलग होती है, हिंदी का जो अल्फ़ाबेट्स है वो अलग है। इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश ग्रामर अलग है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है वो अलग है, सबके रूल्स अलग होते हैं। हिंदी में कुछ होते हैं, इंग्लिश में कुछ होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होती है ना एक लैंग्वेज की, वो अलग अलग होती है हर लैंग्वेज की। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है जैसा कि संरचना किसी जटिल वस्तु के कुछ भाग तत्वों के मध्य व्यवस्था एवं संबंधों को संदर्भित करती है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न रचनाएं होती हैं, जहां पर अंग्रेजी भाषा में हम एक संज्ञा से पूर्व एक विशेषण लगा सकते हैं। ब्यूटीफुल ताज, जैसा कि हमने देखा कि जैसा कि हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण का शब्द होता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अगर हम ब्यूटीफुल ताज बोल रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा है ब्यूटीफुल ताज, तो ब्यूटीफुल जो है वो उसका विशेषण है, मतलब उसका एडजेक्टिव है, और जो ताज है वो ब्यूटीफुल है। तो ताज तो है ही, लेकिन ब्यूटीफुल शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ही सुंदर है। आगे हम देखेंगे, स्पेनिश भाषा में यह उल्टे क्रम में होता है। अगर हम स्पेनिश भाषा का देखें तो ये उल्टे क्रम में होता है, अर्थात विशेषण संज्ञा के बाद आता है। यहाँ पर संज्ञा से पहले, मतलब जो वर्ड दे रखा है उससे पहले उसकी विशेषता बता देते हैं कि कोई आदमी मोटा आदमी हो गया, पतला आदमी हो गया, या अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है। तो उस जो वर्ड है, संज्ञा है या सर्वनाम है, उससे पहले हमें उसकी विशेषता बता दी जाती है, अगर हम हिंदी या अंग्रेजी में देखें तो। लेकिन जो स्पेनिश भाषा है उसके अंदर ये विशेषण वाले वर्ड्स पीछे लगते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम। स्पेनिश भाषा में यह उल्टे क्रम में होता है, अर्थात विशेषण संज्ञा के बाद आता है। ताज ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल ताज जो है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन जो ब्यूटीफुल शब्द है, ब्यूटीफुल जो वर्ड है, उसको ताज के बाद लगा दिया गया है। जर्मन भाषा एक यौगिक शब्द के गठन हेतु एक संज्ञा के पश्चात संज्ञा लगाने की अनुमति देता है। उसका जो स्ट्रक्चर है, भाषा का जो स्ट्रक्चर है, वो ये कहता है कि विशेषण हर वर्ड के, किसी भी वर्ड की अगर किसी भी चीज की आप विशेषता बता रहे हैं तो उसकी विशेषता वाला जो वर्ड है वो शब्द के बाद लगेगा, यानी वर्ड के बाद लगेगा। चीनी भाषा में आवाज का स्वर शब्दों के अर्थ का निर्णय करता है। अमेरिकी सांकेतिक भाषा में हाथों एवं चेहरों की क्रियाओं द्वारा संपूर्ण व्याकरण वाक्य संप्रेषित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार सभी भाषाओं में संरचनात्मक आधार होता है, जो इन भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों का भाव प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा की संरचना की समीक्षाएं, रिव्यू ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की किस किस लैंग्वेज के क्या क्या रिव्यूज हैं। तो जॉन मैकवॉटर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं तुलनात्मक साहित्य के एक एसोसिएट प्रोफेसर के अनुसार, मतलब ये उनका नाम है, जिसके अनुसार भाषा अधिक विशिष्ट रूप से मानवीय भाषा व्याकरण एवं अन्य नियमों को संदर्भित करती है, जो मनुष्य को इस प्रकार के कथन एवं आवाजें बनाने की अनुमति देता है जो दूसरे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हर भाषा का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, हर भाषा की एक अलग ग्रामर होती है, हर भाषा के अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं। हर भाषा को लिखने का, समझने का, सुनने का या किसी भी तरीके से हर भाषा अलग होती है एक दूसरे से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके जो व्याकरण है
जो उसकी ग्रामर है और उसके नियम है, उससे भाषा बनती बिगड़ती है। सबसे पहले अगर हम हिंदी या इंग्लिश ही देख लें, अगर हमने रूल्स सही नहीं लगाए हैं तो वो बिगड़ जाएगा, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। अगर हम रूल्स उसको ग्रामेटिकली सही लगा रहे हैं तो, अगर वर्ड्स भी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भी अगर हम ग्रामेटिकली उसको सही पुट कर रहे हैं किसी जगह पर, तो एक बार को वो वर्ड गलत होगा लेकिन ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अमेरिकी कवि एवं अस्तित्ववादी वाल्ट बिटमैन के अनुसार भाषा अधिकर्ताओं एवं शब्दकोश मतलब जो हमारी डिक्शनरी होती है, जो हमारा शब्दों का भंडार होता है, निर्माताओं का एक अमूर्त निर्माण नहीं है, बल्कि कार्य आवश्यकताओं, संबंधों, खुशियों, प्रेम, स्वाद एवं मानवता की लंबी पीढ़ियों से उत्पन्न है, तथा जिसके आधार जमीन के करीब व्यापक निम्न है। जॉन मिल्टन के शब्दों में अगर हम देखें, भाषा हमें उन वस्तुओं का संप्रेषण है जिसकी जानकारी हमारे लिए उपयोगी है। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, स्वनिम यानी फोनेम्स, यानी इसके अंदर हम देखेंगे ये भाषा की सबसे लघु इकाई में से एक है। भाषा की सबसे लघु इकाई जो होती है उनमें से ये एक है। ये भाषा के अर्थ में परिवर्तन या परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। ये भाषा के अंदर परिवर्तन का कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये गलत लगा देंगे, कहीं भी गलत इसका यूज कर लेंगे, तो इसके अंदर इसकी अगर प्रेजेंस में या एब्सेंट में, प्रेजेंस में तो ये सही है, लेकिन अगर इसको नहीं लगाएंगे तो वो भाषा का जो अर्थ है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, स्वयं इनका कोई अर्थ नहीं है। ये किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य के अंदर जुड़ के ही, या किसी पैराग्राफ के अंदर किसी भाषा को लिखते समय ही यूज होते हैं, अकेले का इनका कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में अक्षर का ख ग आदि को स्वनिम कहा जाता है। यह स्वर विज्ञान की सबसे आधारभूत का विशिष्ट अर्थ बना सकती है। उदाहरण के लिए केला तथा अकेला। अब केला देख रहे हैं और इसमें सिर्फ आ जोड़ दिया, अकेला, दोनों का सेंस कितना अलग हो गया। शब्दों में केवल एक स्वनिम जोड़ा गया है, लेकिन इसका अर्थ संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। स्वनिम अ का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको एक अन्य शब्द केला के साथ जोड़ने से इस शब्द का जो है वो संपूर्ण अर्थ पूरा ही परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वनिम के बाद रूपिम, यानी इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे, ये भाषा की सबसे लघु सार्थक इकाइयां हैं। ये सबसे लघु सार्थक इकाई है। यह एवं आकृति विमान की आधारभूत इकाई है। इन्हें स्वनिम के संयोजन के द्वारा बनाया जाता है एवं सामान्यतः शब्दों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत इन्हें किया जाता है, जैसे पेड़, छात्र, पश्चिम आदि। ये आमतौर पर स्वनिम, ये वर्ण जो होते हैं वो स्वनिम होते हैं, कि एक समूह को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। अंग्रेजी भाषा में आई एंड ए जैसे केवल कुछ एकल अक्षर ही रूपिम है। इसके अंदर आई और ए का एग्जाम्पल दे रखा है, जो रूपिम शब्द है अंग्रेजी में कुछ ही है, ये बहुत कम है। इस प्रकार रूपिम को एक विशेष अर्थ के साथ स्वनिम की एक श्रृंखला में श्रृंखला के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें शब्दिम यानी लेक्सिम। इसमें है एक ही शब्द के सभी संक्रमित रूपों के समूह को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में ये उन शब्दों का समूह है जो शब्दकोश में एक प्रविष्टि के तहत शामिल किए जाते हैं। प्रविष्टि के तहत शामिल किए जाते हैं। हम इन्हें एक शब्द के सभी संबंध रूपांतरों के रूप में संदर्भित कर सकते हैं, जिनको समान समूह में विकसित एवं शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें अगर कि शब्दिम क्या होता है, इसमें उदाहरण देखेंगे। अंग्रेजी भाषा पुट असंक्रमित अवस्था में पुट की गई संक्रमित अवस्था हो सकती है, जैसे पुटिंग या रिप्यूट आदि। इसमें लास्ट होता है वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। वाक्य विन्यास नियमों की एक प्रणाली है जो वाक्यों
एवं वाक्यांशों के गठन के लिए शब्दों की सार्थक व्यवस्था को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हम भाषा की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हर भाषा में वाक्यात्मक नियम भिन्न होते हैं। हर लैंग्वेज में वाक्यात्मक नियम जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, लेकिन हर भाषा में हमेशा किसी प्रकार का वाक्य विन्यास होता है। यहाँ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।